नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 20 जनवरी को होने वाली सिपाही की परीक्षा स्थगित, दोनों पालियों की परीक्षा स्थगित हो गई है। अपरिहार्य कारणों से स्थगित हुई है परीक्षा। सिपाही चयन परिषद के अध्यक्ष ने इस खबर की पुष्टि कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 20 जनवरी को सिपाही की परीक्षा जो होती थी वो स्थगित हो गई है। दोनों पालियों की परीक्षा स्थगित हुई है। अपरिहार्य कारणों से परीक्षा स्थगित की गई है। सिपाही चयन परिषद के अध्यक्ष ने खबर की पुष्टि की है। नागरिकता कानून पर बिहार में सियासत तेज होने वाली है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वैशाली पहुंच रहे हैं, जहां वे लोगों को नागरिकता कानून के बारे में बताएंगे। रिपोर्ट देखिए। नागरिकता कानून पर देश भर में बहस छिड़ी है और इस पर सियासत भी जारी है। पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर जनता के बीच पहुंच रहा है। 16 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वैशाली पहुंच रहे हैं, जहां वे जनसभा को संबोधित करेंगे। मकसद लोगों को कानून के बारे में बताना है, लेकिन बिहार में इसी साल चुनाव भी होने हैं, जिसे देखते हुए अमित शाह का दौरा अहम है। एनआरसी, सीएए और एनपीआर पर मतभेद दूर करना जरूरी है। पार्टी के खिलाफ विपक्ष के बनाए माहौल को खत्म करना जरूरी है। लिहाजा ये भी माना जा रहा है कि लोकतंत्र की जननी वैशाली से बिहार में चुनावी शंखनाद भी हो जाएगा। सहयोगी जेडीयू का भी कहना है कि विपक्ष के फैलाए भ्रम को दूर करने की जरूरत है। लोकतंत्र का जन्म वैशाली लिच्छवी गणतंत्र से हुआ था। बहुत वह पवित्र स्थल है और लोकतंत्र की दुनिया में जो व्यवस्था बनी है, जिसकी शुरुआत हुआ था, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी की इच्छा थी कि लोकतंत्र के जन्मभूमि को एक बार हम वहाँ चलें, वहाँ जाएं, उसको नमन करें। सीए के बाद जिस तरह से देश का माहौल बना है, तो उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष एक कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की। उसको लेकर के मुझे लगता है लोगों तक जो क्या एग्जैक्टली सीए है, ये नागरिकता देने की बात है, ना कि छीनने की बात है, इसे समझाने की जरूरत भी है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि अमित शाह का निशाना कहीं और है। बातें भले ही नागरिकता कानून और एनआरसी की कही जा रही हो, लेकिन मकसद नीतीश को डराना है। नीतीश कुमार को डराने अमित शाह जी आ रहे हैं। एक अपने मतदाता को समझाने अमित शाह जी आ रहे हैं, जो समझने को तैयार नहीं है। दूसरा अलग लाइन मौखिक खींच रहे हैं नीतीश कुमार जी, उनको डराने के लिए अमित शाह जी आ रहे हैं। ये प्रदेश लालू यादव, कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर जेपी का ये प्रदेश है। यहाँ से इस बार नीतीश कुमार का जनाजा निकलेगा और अमित शाह के आने से और हमारा वोट मजबूत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं तेजस्वी यादव आज से प्रतिरोध यात्रा, जी हां, प्रतिरोध यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। तेजस्वी की प्रतिरोध यात्रा किशनगंज से शुरू होगी। 4 दिनों की इस यात्रा में तेजस्वी की सियासी जमीन मजबूत करने की तैयारी है। तेजस्वी की इस यात्रा का मुद्दा भी नागरिकता कानून और एनआरसी ही है, लेकिन तेजस्वी ये बताने वाले हैं कि इससे नुकसान क्या होने वाला है। मकसद यहाँ भी चुनावी तैयारी ही है। तेजस्वी की इस यात्रा के सियासी मायने क्या हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। सीमांचल में आरजेडी को लगातार मिल रही है असफलता। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में कमजोर पड़ी पकड़। पार्टी के आधार वोट बैंक को फिर से वापस लाने की कोशिश करेंगे तेजस्वी यादव। सीमांचल में ओवैसी के बढ़ते प्रभाव ने भी तेजस्वी की चिंता बढ़ा दी है। एआईएमआईएम और बीजेपी को मात देने के लिए ये यात्रा तेजस्वी के लिए, आरजेडी के लिए जरूरी है। अच्छे प्रदर्शन के लिए आधार वोटर को जोड़े रखना भी जरूरी है। तो तेजस्वी का प्लान क्या कुछ है वो हम आपको सुना रहे हैं। तो सीएए, एनआरसी, एनपीआर पर सियासी रोटी सेकने का ये प्लान है। बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों को अपनी ओर लाने की कोशिश है। सीमांचल में आरजेडी को लगातार मिल रही है असफलता और इस मुहिम के जरिए इस असफलता को सफलता में परिवर्तित करना चाहते हैं तेजस्वी यादव।
बिहार में वही लोग नीतीश की मिशन शराबबंदी की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिन पर कानून लागू करने की जिम्मेदारी है। सहरसा में माफिया से मिलीभगत के आरोप में 3 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिनमें 2 को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि आरोपी उत्पाद अधीक्षक फरार है। सारा आरोप लगाया जा रहा है, क्या ये आरोप सही है या आप पर कहीं किसी दबाव के कारण? इंस्पेक्टर साहब बताइए, आप मुंह खोल करके। इंस्पेक्टर साहब, ये तस्वीरें बिहार में शराबबंदी का सच बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें सड़े हुए सिस्टम की सच्चाई बता रही हैं। बिहार सरकार ने जिस विभाग को शराबबंदी का जिम्मा दिया है, उसके अधिकारियों की पोल खुल रही है। सिस्टम में रहकर सरकारी राजस्व को चूना लगाने वालों का चेहरा बेनकाब हो रहा है। उत्पाद विभाग के अधिकारी ही शराब माफिया से मिले हुए हैं और कमीशन पर तस्करी चल रही है। इसमें न सिर्फ छोटे कर्मचारी बल्कि उत्पाद अधीक्षक भी शामिल हैं। 1000 लीटर की लगभग शराब जब्त की गई थी और उस केस का अनुसंधान उत्पाद विभाग के द्वारा किया जा रहा है, परंतु उस केस में कुछ कमियां शुरुआत से ही प्रकाश में आ रही थी, जिसको लेकर 3 स्तरीय जांच भी कराई गई। मामला पिछले साल का है। उत्पाद विभाग की टीम ने ट्रक से 2000 लीटर शराब बरामद किया था, लेकिन शराब कारोबारी को बचाने के लिए 13 घंटे बाद सीजर बना। 3 दिन बाद मामला दर्ज किया गया, जिसमें ना तो ड्राइवर का नाम दिया गया और ना ही एफआईआर में ट्रक के मालिक का नाम दिया गया। मामला दर्ज होने में देरी को लेकर जांच के लिए टीम बनाई गई। तीनों ही जांच में कुछ मामले संदेहास्पद प्रतीत हुए, जिसके आधार पर सदर थाना में केस संख्या 39/2020 रजिस्टर किया गया है दिनांक 14 तारीख को। 3 नामजद लोग इसमें अभियुक्त बनाए गए हैं। पहले उत्पाद अधीक्षक हैं, दूसरे उत्पाद निरीक्षक हैं और तीसरे उस संबंधित केस के अनुसंधानक हैं। अभी तक इस कांड में उत्पाद निरीक्षक मोहम्मद फयाज और उस केस के अनुसंधानक वीरेंद्र पाठक, इन 2 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में। इसमें 3 लोग उत्पाद अधीक्षक अशरफ जमाल, उत्पाद निरीक्षक फयाज अहमद और केस के आईओ वीरेंद्र पाठक को आरोपी बनाया गया और 14 जनवरी को इन पर मामला दर्ज किया गया। 15 जनवरी को कार्रवाई करते हुए विभाग ने उत्पाद निरीक्षक फयाज अहमद और केस के आईओ वीरेंद्र पाठक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं उत्पाद अधीक्षक अशरफ जमाल अभी भी फरार है। इंस्पेक्टर साहब, बहुत सारा आरोप लगाया जा रहा है, क्या ये आरोप सही है या आप पर कहीं किसी दबाव के कारण? इंस्पेक्टर साहब बताइए, आप मुंह खोल करके। इंस्पेक्टर साहब, ये उत्पाद निरीक्षक हैं जो कभी सीना तान कर रौब दिखाते हुए गाड़ियों को रोककर चेकिंग किया करते थे और मीडिया के सामने अपनी पीठ थपथपाते थे, लेकिन अब खुद पुलिस के शिकंजे में हैं। सवाल पूछने पर मफलर से मुंह बांधकर चोर की तरह भाग रहे हैं। यही नहीं, इस केस के आईओ वीरेंद्र पाठक भी पीछे नहीं, वो भी चोरों की तरह भागकर गाड़ी में बैठ गए। सवाल है कि क्या ऐसे ही अधिकारियों की बदौलत बिहार में शराबबंदी लागू होगी और सीएम नीतीश का मिशन सफल होगा? न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से अनुभव की रिपोर्ट। चलिए अब बात करते हैं अररिया की, जहां धर्म परिवर्तन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग संथालों को धर्म परिवर्तन कराते दिख रहे हैं। इसमें विदेशी भी शामिल हैं, जिससे सवाल उठ रहा है कि कहीं बड़ी साजिश तो नहीं चल रही। हाँ, ये चीज इसमें क्या है कि इसमें ऐसे भी है, ऐसा ये भी नहीं बोलना कि उसमें मतलब आपका प्रतीक है वो God promises that He will provide for our needs. परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम लोग का जो प्रार्थना करते हैं, जैसे कि हम लोग का जो जरूरत है, उसको भी जब हम मांगने से वो पूरा करता है। Yes. Right, because we won't necessarily have a lot of money. हाँ, इसमें जैसे कि हम लोग बहुत सारा पैसा के लिए हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, Have a big house. बड़े घर के लिए। सुना आपने? अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार और गौर से सुनिए। God promises that He will provide for our needs. परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम लोग का जो प्रार्थना करते हैं, जैसे कि हम लोग का जो जरूरत है, उसको भी जब हम मांगने से वो पूरा करता है। यस। वीडियो देखने के बाद आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ विदेशी दिख रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं। सभी एक झोपड़ी में बैठे हुए हैं। हम लोग बहुत सारे पैसे के लिए हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। Have a big house. दरअसल ये झोपड़ी नहीं, चर्च है, जहाँ कुर्सी और टेबल सब लगा है, इंतजाम पूरा है। इसी वीडियो में जमीन पर कुछ महिलाएं भी बैठी हुई हैं। God promises that He will
एक विदेशी महिला अंग्रेजी में कुछ बोल रही है। सामने खड़ा शख्स उसे टूटी फूटी हिंदी में जमीन पर बैठी महिलाओं को समझा रहा है। इसमें जैसे कि हम लोग बहुत सारे पैसे के लिए हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। अब जरा वीडियो बनाने वाले शख्स की आवाज भी सुन लीजिए, ये क्या कह रहा है। मिर्जापुर में जो है संथाली जाति का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। देखिए भाई लोग, आप लोग बिल्कुल सही सुना आपने। ये वायरल वीडियो जब न्यूज 18 के हाथ लगा तो न्यूज 18 की टीम ने इस वीडियो की पड़ताल की। पता चला ये तस्वीरें अररिया जिले के फारबिसगंज इलाके के मिर्जापुर वार्ड नंबर 7 स्थित संथाली टोला का है। ग्रामीणों ने इसकी पुष्टि भी की। देखिए यहाँ पर जो है वो लोग विदेश से आए हुए थे, यूएससी ऐसे करके कहीं से आए हुए थे विदेश से। जो 3 लेडीज थे और 2 जेंट्स थे। आपके ग्रुप में सबको सुना। दरअसल यहाँ पर धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। संथाल जाति के लोगों को बहला फुसलाकर ईसाई धर्म कबूल करवाया जा रहा है। हर रविवार को मिशनरी की ओर से कुछ लोग आते हैं और प्रवचन देते हैं और लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए कहते हैं। ग्रामीण राजेंद्र मरांडी ने धर्म परिवर्तन की बात की पुष्टि की है। विदेश का आदमी से पंडित जी है विदेश का। अच्छा, हाँ, पूर्णिया में रहता है। पूर्णिया में रहता है। हाँ। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे परसों धर्म परिवर्तन कराया गया, सही है कि गलत है? सही है। धर्म परिवर्तन कराया गया कल। हाँ। है? सही है, गलत नहीं है, सही बात है। सही बात है। तो ये लोग जो आए थे वो पुजारी थे। हाँ, पुजारी थे, ईसाई धर्म के। हाँ। अच्छा, कब आए थे? परसों आया था। खाना दारू शराब नहीं पीना, अच्छा काम करना, ये सब समझाया। तो 15 साल से चल रहा है। इससे पहले हम लोग 1990 से पहले। हाँ, ये चीज इसमें क्या है कि ये वायरल वीडियो सही है, जिसकी ग्रामीणों ने पुष्टि भी की। करीब 15 सालों से यहाँ पर ये झोपड़ी नुमा चर्च है और धर्म परिवर्तन भी कराया जाता है। चर्च में विदेश से आने वाले मेहमानों से जब भी मिर्जापुर के लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो वो आनंद फानंद में गांव छोड़कर चले जाते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ ये सब कुछ गुपचुप तरीके से किया जाता है। अररिया से न्यूज 18 के लिए सतीश कुमार की रिपोर्ट। पटना में बाइकर्स गैंग के मेंबर और गैंगरेप के मुख्य आरोपी विनायक सिंह के दोस्त रॉकी यादव ने पटना पुलिस को खुली चुनौती दी है। सोशल मीडिया पर रॉकी यादव ने आला अधिकारियों को गालियां दी। रॉकी ने पुनाईचक इलाके में होने का दावा किया और पुलिस को खुलेआम गिरफ्तारी का चैलेंज दिया। वायरल वीडियो में एक बड़े राजनेता के लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। वहीं एसएसपी ने पूरे मामले को गंभीर बताया। रॉकी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वीडियो वायरल हुआ है जो पटना पुलिस को चैलेंज कर रहा है रॉकी यादव। हम लोग उसको आइडेंटिफाई आदमी है, उसके पीछे टीम लगी हुई है और फुली हमको लगता है आज लेते हैं तो कल तक उड़ जाना चाहिए। उसको भी डर हो गया आप लोग के माध्यम से जो कवरेज हुआ है, तो उसको डर लग गया है। वहीं पटना पुलिस ने मोकामा के घुसवरी से अगवा 11 साल के रवि किशन को पुलिस ने बरामद कर लिया। रवि किशन को लखीसराय से अगवा किया गया था। पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा के मुताबिक रवि किशन को अपहरण करने वाले उसका पड़ोसी रामनिवास ही था, जो परिजनों के साथ थाने में शिकायत भी दर्ज कराने पहुंचा था। आरोपी रामनिवास ने 10 लाख की फिरौती वसूल करने के बाद बच्चे की हत्या की प्लानिंग की थी। पुलिस ने पूरे मामले में 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया, जबकि फरार अपराधियों के लिए छापेमारी चल रही है। रिपोर्ट हुई थी, किडनैपिंग किया गया था। इनफैक्ट जो विक्टिम था, विक्टिम के फादर का दोस्त है किडनैपर और बगल का ही रहने वाला, उसी गांव का रहने वाला है। और इसमें आश्चर्यजनक बात यह है कि एफआईआर करने भी वो विक्टिम की फैमिली के साथ थाना पे आया था। और फिर हम लोगों ने उसको जब जो फैक्ट्स इस केस में थे और एविडेंस जो आ रहे थे उसको जब एनालाइज किया तो देखा कि इसकी स्थिति संदेहास्पद है और उसको फिर रात में लिफ्ट किया गया। तो सुबह प्रातः 3 बजे हम लोगों ने बच्चे को रिकवर कर लिया। कई बार की कोशिश के बाद पटना में एनएमसीएच की जमीन से
अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हुआ। विरोध की वजह से प्रशासन की टीम को पहले बैरंग लौटना पड़ा, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ पहुंची टीम ने काम शुरू किया और 30 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर चलाया। अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, 30 से ज्यादा घर ध्वस्त। एनएमसीएच से हटा अतिक्रमण। पटना के एनएमसीएच की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रशासन ने अभियान चलाया। करीब 3 दर्जन घरों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। प्रशासन की टीम के पहुंचते ही अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मची और अफरा तफरी में घरों से सामान निकाला जाने लगा। कुछ लोगों ने अभियान का विरोध भी किया, लेकिन पहले के अभियानों से सबक ले चुकी प्रशासन की टीम इस बार पूरी तैयारी से पहुंची थी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती थी, लिहाजा अतिक्रमणकारियों ने चुप्पी साधने में ही भलाई समझी। अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश चल रहा है। जी, किस तरह के अभियान है ये? कहाँ तक अभियान है अतिक्रमण मुक्त करना है अतिक्रमण को एनएमसीएच की जमीन से। अच्छा, कितना जमीन है ये पूरा? जमीन तो पूरा बता रहे थे उपाधीक्षक की 86 एकड़ है। ये मामला सालों से चल रहा है। पीआईएल पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। प्रशासन की टीम कई बार अवैध कब्जे हटाने पहुंची, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध पर उसे पीछे हटना पड़ा। कोर्ट ने 16 जनवरी को स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, जिस वजह से इस बार पूरी तैयारी थी। लेकिन स्थानीय लोगों के भी अपने तर्क हैं। उनका दावा है कि उनके पास जमीन के कागजात हैं और वे टैक्स भी चुकाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना सिटी से मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। बीएसएनएल और एलआईसी दोनों ही केंद्र सरकार के उपक्रम हैं, लेकिन इन दिनों दोनों के बीच तालमेल का आलम यह है कि बीएसएनएल की घोर लापरवाही से एलआईसी के मैनेजर से लेकर कर्मचारी तक परेशान हैं। मुजफ्फरपुर में पिछले साल से तबाह एलआईसी अब बीएसएनएल से नाता तोड़कर निजी टेलीकॉम ऑपरेटर की सेवा लेने की तैयारी में है। मुजफ्फरपुर में एलआईसी के ब्रांच 2 में बीते साल के 28 सितंबर से ही सभी सेवाएं ठप हैं। इसकी वजह बीएसएनएल की बड़ी लापरवाही है। सरकारी एजेंसी होने की वजह से एलआईसी अपनी सेवा बहाल रखने के लिए बीएसएनएल से नेटवर्क लेता है, लेकिन करीब 20 दिनों से केबल कट जाने की मामूली फॉल्ट को बीएसएनएल दूर नहीं कर पा रहा है। बीएसएनएल वालों से भी बात हुई, उनके लाइनमैन यहाँ उपस्थित भी होते हैं डेली, उनसे भी बात होती है, एसडीओ से भी बात होती है, लेकिन अभी तक डिस्टोरेशन हमेशा आश्वासन मिला है कि कल तक हो जाएगा, परसों तक हो जाएगा, लेकिन अब तक। एलआईसी के मुजफ्फरपुर डिवीजन के सीनियर डिविजनल मैनेजर भी मानते हैं कि बीएसएनएल उनके अधीन नहीं है, लिहाजा इसका विकल्प तलाशा जा रहा है। बीएसएनएल हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं और फाइबर कट है, जिसके कारण से ये समस्या है इतने दिनों से, जो ट्रेस नहीं हो पा रहा है, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है और रेगुलेट नहीं हो पा रहा है। ब्रांच 2 के बाहर ही अधिकारियों ने लिंक फेल का बोर्ड लगा दिया है। इस ब्रांच में करीब 1000 बीमा एजेंट हैं। लिंक फेल होने से इस ब्रांच को अब तक करोड़ों का बिजनेस लॉस हो चुका है, तो एजेंटों की जीविका और बीमाधारियों का काम डैमेज हो रहा है। काम ब्रांच में नहीं हो रहा है। ब्रांच में कस्टमर आते हैं, घूम के चले जाते हैं, उसमें इक्का दुक्का कोई जो है से काम ब्रांच मैनेजर अपने स्वतः बैठते हैं, 2-4 काम जो है से अपने से लेकर के डिवीजन में कराते हैं, बाद बाकी सारे आदमी का काम हेल्ड अप पड़ा हुआ है। 28/12/2019 से लिंक नहीं है, जिससे तावन पॉलिसी होल्डर एजेंट सब ताम हेम्पर है। थोड़ा बहुत जहाँ 100 ताम होना है वहाँ 2-4-5% यहाँ से उठा दे लो, डिवीजन में ले आते हैं, वहाँ तोड़ते हैं। एलआईसी की नाराजगी की खबर जब बीएसएनएल के जीएम तक पहुंची तो उनका कहना है कि इसे दूर करने की कोशिश जारी है। हम इस पर काम कर रहे हैं, केबल को जोड़ा जा रहा है। जो केबल जो डैमेज होती है, ज़्यादातर के जो डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं, जैसे कि रोड वार्डनिंग हो गया या नाला बन रहा है, या अभी रिसेंटली इलेक्ट्रिसिटी पोल जगह जगह खुद काटे जा रहे हैं, तो उसमें हमारी केबल कट जाती है। तो वो केबल कभी कभी इतनी ज़्यादा डैमेज हो जाती है कि उसको जोड़ने में काफ़ी टाइम लगता है। सवाल है कि दोनों ही केंद्र सरकार के उपक्रम हैं, लिहाजा काम में लापरवाही की वजह से परेशानी आम लोगों को हो रही है। ये एलआईसी को भी समझना होगा और बीएसएनएल को भी इस पर ध्यान देना होगा। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर।